हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की सैन्य एवं न्याय व्यवस्था के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं दिल्ली सल्तनत की सैन्य और न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं सैनिक संगठन को। सल्तनत का जो सैन्य संगठन था वो तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। सुल्तान की जो सेना होती थी उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के सैनिक होते थे। वो कौन कौन से होते थे उनको देखते हैं। तो पहले जो सैनिक होते थे वो सुल्तान के द्वारा रखे गए स्थायी सैनिक होते थे, यानी कि सुल्तान की सेना में जो स्थायी तौर पर नौकरी करते थे। इसके अलावा जो उसके सरदार होते थे या फिर जो प्रांताध्यक्ष होते थे उनके पास रखे गए स्थायी सैनिक होते थे, वो भी वक्त पड़ने पर उनके कार्य करते थे। इसी तरह से तीसरे थे युद्ध के समय भर्ती किए गए अस्थायी सैनिक, यानी कि जब किसी पड़ोसी राज्य से या किसी से भी युद्ध होता था तो युद्ध के समय जब अतिरिक्त सैनिकों की जो सैनिक होते थे उनकी जरूरत पड़ती थी तो उस समय कुछ अस्थायी सैनिक भर्ती किए जाते थे, जो कि युद्ध के पश्चात वापस उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। इसी तरह से एक चौथे प्रकार के सैनिक थे जो कि थे जिहादी, जिन्हें कह सकते हैं आप जिहाद, यानी कि धर्म युद्ध लड़ने वाले जो स्वयं सेवक होते थे, जो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेवा मुफ्त में देने आते थे। और इनको वो युद्ध लड़ने के बदले में जो लूट का माल होता था, यानी कि कहीं पर जो युद्ध हुआ है वहां पर युद्ध होने के बाद जो लूटपाट की जाती थी उसमें जो माल जो होता था उसमें से हिस्सा दिया जाता था। तो यानी कि ये स्वयं सेवक होते थे। तो इस तरह से 4 प्रकार के सैनिक दिल्ली सल्तनत में कार्य करते थे। अब बात करते हैं कि जो सैन्य विभाग था वो कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य विभाग था उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। दीवाने अर्ज की जो स्थापना थी वो बलबन ने की थी। आगे बात करें तो जो सैन्य विभाग था उसका जो प्रधान होता था, यानी कि उसका जो अध्यक्ष होता था वो आरिजे मुमालिक कहलाता था। सेना का जो प्रधान सेनापति था वो सुल्तान ही होता था, यानी कि सबसे ऊपर जो था वो सुल्तान ही होता था। बाकी जितने भी सैन्य अधिकारी होते थे वो सुल्तान के नीचे कार्य करते थे। इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता प्रदान किया था। इक्ता क्या होता है तो पहले इसको देख लेते हैं। मतलब जो सैनिक होते थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन मतलब वेतन तो दिया जाता था, नगद यानी कि पैसा नहीं दिया जाता था, उनको इक्ता प्रदान किया जाता था। तो इक्ता क्या होता था तो धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में जो भूमि प्रदान की जाती थी उस भूमि को ही इक्ता कहते थे और यही इक्ता प्रणाली थी। निजामुल मुल्क का जो सियासतनामा है उसमें इक्ता को और भी अच्छे से परिभाषित किया गया है, यानी कि जो निजामुल मुल्क का सियासतनामा जो पुस्तक है उसमें इक्ता की बात की गई है, इक्ता के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तेदारों को निजी हितों की जांच करने के लिए उनके स्थानांतरण पर जोर दिया, यानी कि जो पहले जो इक्तादार होते थे उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता था और मतलब वो जिस जगह पे उनको इक्तदार बना दिया गया है वो वहीं पे इक्तदार रहते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था जब वो शासक बनता है तो क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही जगह पर जब बहुत ज्यादा समय तक रहता था तो उसकी पावर क्या थी, बढ़ जाती थी। और इस बात का डर था कि वो मतलब अपनी शक्ति को बढ़ा के और भी बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को अपने साथ मिला के जो सुल्तान था उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता था। तो इसी चीज के डर को या इस चीज को कम करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो इक्तदार थे उनका ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, यानी कि कोई व्यक्ति जब ट्रांसफर होता रहेगा तो वो एक ही जगह पर अपनी को नहीं बढ़ा पाएगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इक्तदारों के निजी हितों की जांच करने के लिए उनके स्थानांतरण पर जोर दिया। सल्तनत की जो व्यवस्थित सैन्य व्यवस्था थी उसकी शुरुआत भी हमें खिलजी काल से ही दिखाई देती है, यानी कि खिलजी काल ही ऐसा था जहां पर जो पूरी सैन्य व्यवस्था थी उसका एक व्यवस्थित रूप हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो स्थायी सेना थी उसका गठन किया था। अभी तक आपने ऊपर देखा कि इस तरह के 4 सैनिक होते थे। राजा के पास जो सुल्तान होता था उसके पास कुछ ही मात्रा में स्थायी सैनिक होते थे, बाकी कुछ स्थायी सैनिक उसके जो सरदार होते थे या जो उसके अंडर काम करने वाले प्रांताध्यक्ष थे उनके पास होते थे और फिर कुछ युद्ध के समय भर्ती किए जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था, यानी कि उसने स्थायी तौर पर ही सारे सैनिकों की भर्ती की थी। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद भुगतान देने वाला भी पहला सुल्तान था, यानी कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जो सैनिक होते थे उनको क्या इक्ता प्रदान की जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या था उनको नगद भुगतान दिया गया था। तो ऐसा कार्य करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैनिकों की जो नियुक्ति थी वो सीधे अर्ज मुमालिक के द्वारा की जाती थी। जो अभी हमने देखा कि दीवाने अर्ज था उसका अध्यक्ष जो होता था वो अर्ज मुमालिक, तो उसी के द्वारा की जाती थी। और जो सेना का पूरा हिसाब किताब या पूरा उसका जो रिकॉर्ड था वो भी रखा जाता था। इसके अलावा उसने एक और प्रथा जो कि जिसे कहते थे दाग और हुलिया की जो प्रथा थी उसको शुरू किया था। तो दाग क्या था, घोड़ों को दागने की, यानी कि उस पर एक स्टैंप लगा दिया जाता था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा, जिससे जो सैनिक होते थे वो घोड़ा बदल ना सके, तो घोड़े को दागने की प्रथा और साथ
साथ ही साथ हुलिया या फिर चेहरा। हुलिया और चेहरा ऐसी प्रथा थी जिसमें सैनिकों के लिए स्पष्ट नियमावली होती थी और उनके कार्यों का विवरण होता था, यानी कि जिस सैनिक का हुलिया होता था उसमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती थी। तो इस तरह की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन के समय एक पैदल सैनिक को 78% वार्षिक, यानी कि 78% वार्षिक उसे वेतन मिलता था। बात करें एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को तो उसको 234% वार्षिक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा जो 2 घोड़े रखता था उसको 78% वार्षिक अतिरिक्त दिया जाता था, यानी कि एक घोड़े रखने वाले को 234 दिया जाता था, इसी में 78 और जोड़ दिया जाता था अगर किसी के पास 2 घोड़े होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैनिक थे उनकी 3 श्रेणियां शुरू की गई थी, क्योंकि उसने स्थायी सेना का गठन किया था। तो उस स्थायी सेना में 3 तरह की श्रेणियां थी। एक थी पाइक जो कि पैदल सैनिक होते थे, दूसरे थे एक अस्पा जिनके पास एक घोड़ा होता था और दूसरे थे 2 अस्पा जो कि जिनके पास 2 घोड़े होते थे। तो इस तरह से सेना की 3 श्रेणियां थी। इसके अलावा खिलजी काल से ही जो मंगोलों की प्रचलित सैन्य व्यवस्था थी उसका जो वर्गीकरण है वो भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जिस तरह से मंगोलों की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हमें मिलता है तो खिलजी काल से हमें दिल्ली सल्तनत में भी वही देखने को मिलता है। जैसे कि अमीर दह, अमीर दह क्या था, 10 सैनिकों का सेना नायक होता था, यानी कि 10 सैनिकों के ऊपर जो एक हेड होता था उसको अमीर दह कहते थे। इसके अलावा बात करें अमीर सदा की तो अमीर सदा क्या था, 100 सैनिकों का सेना नायक होता था। इसी तरह अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक होता था और अमीर तुमन क्या होता था, 10,000 सैनिकों का सेना नायक होता था। तो इस तरह से ये जो कैटेगरी थी वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अलाउद्दीन के समय कुछ जो मुख्ता सैनिक थे उनके वेतन से कमीशन काट लेते थे, मतलब जैसे कि आपने देखा कि जो अलाउद्दीन था उसने जो नगद में वेतन था वो देना शुरू किया था। तो मतलब कुछ रिश्वत का कार्य यहाँ पर होता था कि जो मुख्ता थे यानी कि जो वेतन देने वाले थे सैनिकों को, वो क्या करते थे, वेतन देने के बदले उनसे कुछ मतलब टैक्स वसूल करते थे या कुछ वेतन से उनके कमीशन काट लेते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने इस प्रथा को समाप्त किया, यानी कि जो ये मुख्ता लोग जो सैनिकों के वेतन से कमीशन काटते थे इस चीज को समाप्त किया और जो सैनिकों का वेतन रजिस्टर था उसकी जांच वो स्वयं करने लगा था। सैनिकों का जो वेतन रजिस्टर था उसे वसीलाते हश्म कहा जाता था। केंद्रीय जो सेना थी उसको हश्मे कल्ब या फिर कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। प्रांतीय जो सेना थी उसे हश्मे अतरफ कहते थे। शाही घुड़सवार जो थे उसे सवारे कल्ब कहते थे, यानी कि इस तरह से इनके नाम होते थे। सुल्तान के जो व्यक्तिगत सैनिक होते थे वो शमसी घुड़सवार कहलाते थे, जो उसकी पर्सनल उसमें रहते थे। शत्रु सेना की गतिविधियों की सूचना देने के लिए तले अह और यचकी नामक गुप्तचर होते थे, जो शत्रु सेना क्या कार्य कर रही है, वहां पर क्या हो रहा है, उस तरह की सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे। इसके अलावा जो शाही अंगरक्षक होते थे उनका जो प्रभारी होता था उसे आमिर आखुल कहते थे और ये एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी होता था। सैनिक क्या थे, वो 2 प्रकार के थे। 2 प्रकार के कौन कौन से सैनिक थे, तो एक थे बजीस या फिर मुर्तब सैनिक जो कि स्थायी सैनिक होते थे और दूसरे होते थे गैर बजीस या फिर गैर मुर्तब जिन्हें अस्थायी सैनिक कहते थे। एक तो स्थायी होते थे जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती थी, दूसरे अस्थायी होते थे जिनको अगर जरूरत ज्यादा है तो उनको रखा जाता था और अगर कम है तो उनको निकाल दिया जाता था। सेना के 3 भाग थे। सेना के 3 भाग कौन कौन से थे, तो एक थी घुड़सवार सेना, दूसरी थी गज सेना और तीसरी थी पैदल सेना। ये भी हमने ऊपर भी देखा। बात करें शाही अंगरक्षकों और जो शाही गुलाम थे उनकी, तो शाही अंगरक्षक और शाही गुलामों की जो सेना थी उसको खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना का जो वर्गीकरण है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था और हम जानते हैं कि जो मंगोल सेना का वर्गीकरण था वो अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाद से दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलता है। इसे ही सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था में भी अपनाया गया था और जो बर्नी है उसने दशमलव जो वर्गीकरण था उसको दूसरे ढंग से स्पष्ट किया है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो अमीर दह और अमीर सदा थे, तो इसी तरह से जो बर्नी है उसने इसको अलग तरीके से वर्णित किया था। तो वो कौन सा किया था उसको हम देखते हैं। सेना की जो सबसे छोटी इकाई बर्नी ने बताई थी वो सरखेल थी। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इकाई थी वो खान होती थी। खान के ऊपर केवल सुल्तान होता था, अतः खान सुल्तान के बाद सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था, यानी कि सबसे ऊपर सुल्तान होता था जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसके बाद खान होता था और इसी तरह से नीचे चलते जाते थे। तो सबसे पहले बात करें छोटे लेवल से तो पहले था सरखेल, सरखेल के बाद होता था सिपे सालार, उसके बाद होता था अमीर, उसके बाद होता था मलिक, मलिक के ऊपर होता था खान और खान के बाद होता था सुल्तान। तो अब इनको देख लेते हैं कि इसमें कितने कितने सैनिक होते थे। तो जो सरखेल था उसमें 10 घुड़सवारों का प्रमुख होता था, जैसे कि हमने ऊपर देखा जो आमिर सदा थी। तो जो दोनों शब्दावली हैं वो एक ही प्रकार के लिए हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो सरखेल था वो 10 घुड़सवारों का प्रमुख होता था। इसके अलावा सिपे सालार की बात करें तो ये 10 सरखेलों का प्रमुख था, यानी कि इनको जोड़कर यानी कि 100 घुड़सवारों का, सेम वैसे ही जैसा ऊपर था। अमीर की बात करें तो ये 10 सिपे सालारों का प्रमुख था, यानी कि 1000 घुड़सवार इसमें होते थे। मलिक की बात करें तो ये 10 अमीरों का प्रमुख था, यानी कि इसमें 10,000 घुड़सवार होते थे। और जो खान होता था वो 10 मलिकों का प्रमुख
प्रमुख होता था, यानी कि इसमें 1 लाख घुड़सवार होते थे। तो इस तरह से सेना का ये वर्गीकरण किया जाता था और खान के ऊपर सीधा सुल्तान होता था। 10 घुड़सवारों की जो टुकड़ी थी उसे सरखेल कहते थे। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का एक दल संगठित किया था जिसे सरे जादार कहते थे। इसके अलावा बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की, तो एक और पॉइंट उसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक जो चालीसा शब्द हमें सुनने को मिलता है, तो चालीसा क्या था, इसको तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता था। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें इसामी की जो एक पुस्तक है फुतूह सलातीन उसमें प्राप्त होता है। दरअसल ये क्या था, इल्तुतमिश ने प्रभावी रूप से शासन का संचालन करने के लिए अपने 40 वफादार सरदारों का एक गुट निर्मित किया था, यानी कि एक ग्रुप बनाया था 40 जो उसके शक्तिशाली सरदार थे या उसके कहें विश्वास पात्र थे उनका, और उसी को चालीसा कहा जाता था। इस गुट को चालीसा दल के नाम से जाना जाता था और आगे चलकर ये जो चालीसा दल था इसका बलबन ने अंत कर दिया था, यानी कि बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। क्योंकि बाद में क्या हुआ था, ये जो 40 लोग थे, 40 सरदारों का दल था, ये बाद में सुल्तान की नियुक्ति में मतलब अपनी मनमानी करने लगे थे, यानी कि जो शक्तिशाली ग्रुप एक तरफ हो जाता था वही अपने मनपसंद शासक को गद्दी पर बैठा देता था। तो बलबन ने इस चीज को यहाँ पर खत्म कर दिया था, यानी कि उनमें से चुन चुनकर एक एक को उसने समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना के साथ स्त्रियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले क्या था, स्त्रियों को भी सेना में मतलब ले जाया जाता था, क्योंकि दिन में युद्ध होता था, रात में नहीं होता था, तो मतलब जो महिलाएं थी वो भी जाती थी। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने इस चीज को समाप्त कर दिया। जो फिरोज तुगलक था उसने सैनिक पदों और जो एकताएं थी उनको आनुवांशिक कर दिया था। अभी हमने ऊपर देखा कि पहले भी आनुवांशिक होती थी, उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने उसको ट्रांसफर करने जैसा बनाया कि मतलब उसका ट्रांसफर हो सकता है और कोई भी व्यक्ति मतलब इक्तदार बन सकता था। लेकिन जो फिरोज तुगलक था जब वो शासक बनता है तो जो सैनिक पद थे या फिर जो भी एकताएं होती थी उनको वो आनुवांशिक कर दिया था, यानी कि सैनिक पद में भी, यानी कि अगर कोई नौकरी कर रहा है और उसकी मृत्यु के बाद या उसके बूढ़े होने के पश्चात उसके घर का ही दूसरा कोई व्यक्ति उस पद पर आ जाएगा, यानी कि पदों को भी उसने आनुवांशिक कर दिया था। इसके अलावा अब जो वृद्ध थे या फिर जो अक्षम सैनिक थे वो अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद अथवा अपने दास को भी निरीक्षण के लिए भेज सकते थे, यानी कि नौकरी करने के लिए वहां भेज सकते थे। फिरोज तुगलक की और बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की सेना में गुलामों ने फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर आपने दिल्ली सल्तनत वाले सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय पे ही सबसे ज्यादा गुलाम हमें दिखाई देते हैं और इसने गुलामों के लिए एक दीवाने बंदगान नामक जो एक पूरा विभाग था वो भी बनाया था। दिल्ली सुल्तानों में से किसी ने भी तोपखाने का निर्माण नहीं किया था, यानी कि जो इब्राहिम लोदी था, आप जानते हैं जब उसकी जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जब उसकी हार होती है तो वो बाबर के तोपखाने की वजह से ही होती है। और दिल्ली सल्तनत में अभी तक भी किसी ने भी तोपखाने का निर्माण नहीं किया था। तोपखाना जो हमें भारत में दिखाई देता है वो मुगलों के आने के बाद दिखाई देता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के युद्ध यंत्र थे जिनका प्रयोग किया जाता था युद्धों में, जैसे कि चर्क होता था जो कि शिला प्रक्षेपास्त्र था, यानी कि पत्थरों को फेंकने का कार्य से किया जाता था। इसके अलावा सबत होता था जो कि एक सुरक्षित गाड़ी होती थी। इसके अलावा गरगज होता था जो कि चलायमान मंच होता था, और फलाबून यानी कि गुलेल जो जिस पर पत्थर मारकर फेंका जाता था। तो इस तरह के जो युद्ध यंत्र थे उनका प्रयोग किया जाता था। भारी पत्थर फेंकने वाले जो शिला प्रक्षेपास्त्र थे वो चर्क, मदरिशी, मजनिक और अराडा और कुछ कंजर थे। इसके अलावा बात करें गरगद, सबत और पाशेव की, तो इनका जो प्रयोग था वो किले तोड़ने में किया जाता है, यानी किले की जो दीवारें होती थी उनको तोड़ने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की न्याय और दंड व्यवस्था की। न्याय और दंड व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो इस्लामी कानून है उसके 4 स्रोत थे, यानी कि 4 जो स्रोत थे उनसे इस्लामी कानून की व्याख्या की जाती थी। एक तो था कुरान। कुरान क्या था, ये मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत है, यानी कि इसमें जो भी कानून वगैरह लिखे गए हैं उन्हीं के आधार पर शासन प्रशासन चलता था, क्योंकि ये इनकी पवित्र पुस्तक भी मानी जाती है। इसके अलावा है हदीस। तो हदीस क्या है, इसमें जो पैगंबर थे इनके उनके जो कथन है और जो उनके कार्य हैं जो उन्होंने किए उनके कार्यों का वर्णन है। इसके अलावा एक है इज्मा। इसमें मुस्तहिद द्वारा जो व्याख्या किए गए कानून होते हैं कि किसी कानून की जो व्याख्या की जाती है वो इसमें होती है। इसके अलावा एक होता है कयास, जिसमें तर्क के द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है। तो इस तरह से 4 स्रोत थे कानूनों के। इन कानूनों को अल्लाह की इच्छा का रूप ही माना जाता था, यानी कि जो भी कानून है उसको ईश्वर की इच्छा माना जाता था। इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाला जो विधि वेत्ता होता था उसे मुस्तहिद कहते थे। इस्लामी धर्मशास्त्र को फिक़ह कहा जाता था। दिल्ली सुल्तान जो मुकदमों का निर्णय करते थे वो काजियों और मुफ्तियों की सहायता से करते थे, यानी कि 2 ये मेन अधिकारी होते थे न्याय करने वाले, जिनकी सहायता से सुल्तान न्याय का कार्य करता था। जो मुफ्ती होते थे वो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर काजी न्याय करता था। सुल्तान जो था वो सर्वोच्च अपील का न्यायालय था, यानी कि अगर काजी उल कुजात से या जो भी ये अधिकारी होते थे इनके पास से अगर कोई व्यक्ति इनके न्याय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी आखिरी अपील लेकर सुल्तान के पास जा सकता था। सुल्तान के नीचे सदर जहां यानी कि काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात के नीचे नायब काजी या फिर अदल होते थे। प्रांतों में भी काजी नियुक्त किए जाते थे न्याय करने के लिए। काजी और जो मुफ्ती थे उनका जो पद था प्राय वंशानुगत होता था, यानी कि उनके बाद उनके पुत्र ही जो काजी और मुफ्ती थे वो बनते थे। काजी ये सूबा क्या होता था, तो
ये दीवानी तथा फौजदारी मामले जो होते थे उनको देखता था, और जो दीवानी सूबा होता था वो राजस्व मामलों को, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड मामले थे उनको देखता था। अब बात करते हैं कुछ कानूनों की, कौन कौन से किस तरह के कानून थे। तो सामान्य कानून होते थे। सामान्य कानून की बात करें तो ये जो कानून थे केवल मुसलमानों के ऊपर ही लागू होते थे, लेकिन अगर कहीं व्यापार आदि की कोई बात आती थी, यानी कि व्यापार का कोई मामला होता था, तो ये मुसलमान और जो गैर मुसलमान होते थे दोनों पर ही समान रूप से लागू होते थे। नॉर्मली मुसलमानों के ऊपर होते थे, लेकिन अगर कहीं व्यापार से रिलेटेड कोई मामला है तो ये गैर मुसलमानों पर भी समान रूप से लागू होते थे। बात करें फौजदारी कानूनों की, तो यह कानून हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही बराबर था, यानी कि जो लड़ाई झगड़े वाले ऐसे कानून थे तो उस पर ये हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ही समान होता था। आगे बात करें गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत या फिर जो धार्मिक कानून था वो कैसे थे। तो सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में जो उनका सामाजिक मामले या जो उनका धर्म होता था उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करता, यानी कि जहां जरूरत पड़ती थी वहीं करता था, न्यूनतम हस्तक्षेप करता था, और उनके मुकदमों का निर्णय अपने विद्वान पंडित या फिर ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था, यानी कि उनके जो अपने मामले होते थे उनका जो निर्णय होता था तो वो उनके पंडित या फिर जो ब्राह्मण होते थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। प्रांतीय गवर्नर भी इसी के अनुरूप न्याय करते थे, यानी कि ये व्यवस्था जो केंद्र में चलती थी यही व्यवस्था सेम नीचे जो प्रांत होते थे उनमें चलती थी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी दिल्ली सल्तनत की जो न्याय व्यवस्था थी वो, और साथ ही साथ हमने देखा दिल्ली सल्तनत की जो सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन मेरे साथ करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।